इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है और बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू हो रहा है। अरे क्या आपने बोला था? चिरोकालीन भैया। चिरोकालीन भैया मतलब हर चीज़ में आप सिर्फ नेचुरल, वो किरदार सिर्फ हमें दिखता है। जी, नेचुरल तो कुछ नहीं होता है। एक्टर की तैयारी में 20-22 साल लगे हैं। सिनेमा में कैसे नेचुरल होगा? कैमरा है, उस कैमरे के पीछे 200 लोग खड़े हैं। वो को एक्टर जो पत्नी का किरदार कर रही है वो आज सुबह मिली है मुझे। मैं हमेशा मानता हूँ कि अभिनय जो है ना, वहाँ एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ता नहीं है। अगर 3 एक्टर हैं सीन में ना, तो हम तीनों का काम है इस सीन को करेक्ट वे में ऑडियंस तक डिलीवर करना, दर्शक तक पहुँचाना। मेरे सामने एकदम नया एक्टर हो, एकदम अनुभवी एक्टर हो, कितने बड़े, मैं दोनों को उतना ही आदर देता हूँ। तो आप शूटिंग शुरू करने वाले हैं मिर्ज़ापुर 3 की? ना, अभी टाइम है थोड़े दिन। तो भैया अभी समय है उसके लिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है और बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू हो रहा है। अरे क्या आपने बोला था? चिरोकालीन भैया। चिरोकालीन भैया कालीन भैया एक है और बंगाली में एक वर्ड है चिरोकालीन विच मीन्स इटर्नल। तो एकदम सदियों के लिए कालीन भैया, सो चिरोकालीन भैया। और ये तो एक किरदार है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब पंकज त्रिपाठी का जो सिनेमा है ना, उसको कुछ हमारे जैसे लोग या कुछ सर्टेन सेट जो है वो बहुत पसंद करते हैं कि मतलब देखना है कि फिल्म में आप हैं तो हम जाएंगे एक सीन के लिए देखने के लिए। लेकिन जब मेरे ऑफिस में पता चला कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, पहले वाले को बताया, उसकी आंख का बल्ब जला, अच्छा पंकज त्रिपाठी, दूसरे का जला मतलब मुझे लगा कि आपका सिनेमा अब जो है, जो मुझे ऐसा लगता था कि एक दायरे में सीमित है, उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। और ये सामने 3-4 खड़े हैं, वो तो लड़की जो है वो स्पेशली अपना छुट्टी कैंसिल करके आई है कि सिर्फ आपसे मिलने के लिए। तो शेरदिल के बारे में सर सबसे पहले कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कुछ है, क्योंकि फिल्म पे बातचीत है तो सबसे पहले तो शेरदिल पर ही आपकी टिप्पणी हो जाए। शेरदिल सृजित दा ने लिखी है, डायरेक्ट की है, रिलायंस और टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया है। एक सोशल सटायर है जिसमें आदमी, जानवर, जंगल की कहानी है कि आजकल ये कैसा संघर्ष चल रहा है, खास करके रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के आसपास के गाँवों में। और उसमें उसके सबटेक्स्ट में जंगल है, जानवर है, आदमी है, पर्यावरण है, मौसम की मार है, एक सिस्टम की त्रासदी है। तो इन सबको मिला के एक ब्लैक कॉमेडी के सुर में हमने प्रयास किया है दादा ने कि बने, और वो 24 जून को आएगी। और अब हम यही है मोटा मोटी। दादा, कैन आई कॉल यू दादा ना? दादा, पंकज त्रिपाठी जब फिल्म में होते हैं तो कुछ एक्टिंग करवानी पड़ती है, या क्योंकि हम तो जो देखते हैं मुझे लगता है कि नेचुरल है, हर चीज़ में नेचुरल? एब्सोल्युटली। मुझे यही कहना है कि ये जो स्क्रिप्ट था शुरुआत में अगर ऐसा था, आफ्टर द शूट वो ऐसा हो गया, क्योंकि उसमें इतने सारे नज़रिए ऐड होते गए जैसे हम शूट करते गए। जो नज़रिया सिर्फ पंकज त्रिपाठी ला सकता था टेबल पे, और वो नज़रिया, वो इम्प्रोवाइजेशन, वो तजुर्बा, वो वर्ल्ड व्यू, ये पूरा जो है पूरा बहुत कंट्रीब्यूट किया इन्होंने स्क्रिप्ट पे। और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, ओवरऑल जो फिल्म का जो एक पोजीशनिंग है वो पूरा मतलब बदल गया आफ्टर द शूटिंग। एंड जिसको थिएटर में, वो थिएटर के भी है, मैं भी थिएटर का बंदा हूँ। सो थिएटर में हम डिवाइजिंग एक प्रोसेस होता है कि हम डिवाइस करते हैं स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट होता है शुरुआत में जो लिखा जाता है, उसके बाद एक्टर और डायरेक्टर डिवाइस करते हैं। और वो डिवाइस करने में ही जो लफ्ज़ों के अंदर जो मीनिंग है और जो सच्चाई है, वो उभर के आता है एक इंसान के एकदम फिजिकल फॉर्म में। और ये जो सारे जो लाइनें हैं स्क्रिप्ट के, इसमें जान डाल देते हैं, वो अपने आप में बात करने लगते हैं। तो ये जो मैजिक है, ये मैजिक एक पंकज त्रिपाठी जैसे ही एक्टर ला सकता है। तो इसलिए इट वाज अ ऑब्वियस चॉइस आल्सो फॉर। आप कुछ तैयारी करते हैं कुछ रोल के लिए? मतलब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि मतलब हर चीज़ में आप सिर्फ नेचुरल, वो किरदार सिर्फ हमें दिखता है। तो हाउ यू प्रिपेयर? जी, नेचुरल तो कुछ नहीं होता है। एक्टर की तैयारी में 20-22 साल लगे हैं, पटना से लेकर ड्रामा स्कूल से लेकर मुंबई के अनुभव तक। तो 95 में थिएटर करना शुरू किया था,
आज 2022 है, तो मेरे ख्याल से 5 उधर के और 22 इधर के, 27 साल। तो एक्टर के प्रिपरेशन में तो 27 साल लगे हैं और ये गोइंग ऑन है, अभी भी सीख रहे हैं, रोज़ समझ रहे हैं। तो किरदार की तैयारी में कम समय लगता है, ऑफ कोर्स थोड़ा कम समय लगता है। और मैं थोड़ा, मेरा चॉइस ये क्या है कि मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत। मैं जंगल के ऊपर भी पढ़ता हूँ, मैं फार्मिंग पे भी, देश में कहाँ क्या लिखा जा रहा है। आप बहुत कम लोग होंगे जो किसान के ऊपर जो पत्रकारिता भारत में कर रहे हैं उनकी भी पढ़ते होंगे, मैं पढ़ता हूँ। जो किसानी पे, जो जंगल पे लिख रहे हैं लोग, क्योंकि मेरी रुचि है उनमें। तो और वो समहाउ, अब वो रुचि उसका उस पढ़े हुए अनुभव का ऐसे कहानियों में योग कभी आ जाता है। तो प्रिपरेशन तो होती है, नेचुरल कुछ नहीं होता है। सिनेमा में कैसे नेचुरल होगा? कैमरा है, उस कैमरे के पीछे 200 लोग खड़े हैं, एक लाइनें लिखी गई हैं, उनको बोल रहा हूँ मैं, बोलने के पीछे का पर्पस है, एक सर्टन इमोशन हमें कन्वे करना है उस सीन में। लाइटें लगी हैं, को एक्टर हैं, वो को एक्टर जो पत्नी का किरदार कर रही है वो आज सुबह मिली है मुझे। तो नेचुरल कैसे होगा? तो सब कुछ भी नेचुरल नहीं है। एफर्ट नहीं दिखता है, एफर्ट नहीं दिखने के पीछे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है कि एफर्ट ना दिखे। यस, वही वो 27 साल के एफर्ट की बात जो आपने की। अच्छा, गांव की कहानी है और गांव की आपकी खुद की कहानी, बड़े शेरदिल वाली कहानी है। बेलसंड से आप थे। अच्छा, गांव का एक आपका बड़ा मशहूर एक वाकया मैंने सुना था कि कीड़े खाया करते थे आप। पनडुब्बी। वो क्या था वो? क्योंकि वो ये कहानी भी क्योंकि उसी तरह के जंगल की कहानी है। वो तैरना गांव में, अब थोड़े बड़े उम्र के बच्चे, हम स्विमिंग सीखना चाहते थे, नदी है मेरे घर के पीछे, तो बोलते थे कि वो पनडुब्बी खा लोगे 2-3 ना, पी लोगे पानी में तो सीख जाओगे। तो उस समय ये नहीं था कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम भी 2-3 पनडुब्बी लेके पी गए नदी का पानी। अब पनडुब्बी पेट में जाएगा, तैरना कैसे इंसान सीखेगा? लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी। तो बचपन में हम वही बोलते हैं कि हम टी शर्ट पहनना भी सीखते हैं। तो यस, वो किस्सा सही है। अच्छा, शेर से क्या बातचीत हुई आपकी इस दौरान? जो शूटिंग आपने की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि नहीं, शेर से मैंने जो है कुछ संवाद तो किया। हाँ, शेर से संवाद तो क्या किया वो फिल्म में देखने को मिलेगा, जे शेर से क्या संवाद हुआ है और शेर कैसे रिएक्ट करता है। बट मैंने जिस किस्म से कुछ लाइनें डिलीवर की हैं, वहाँ लगेगा कि ये शेर भी बोल देगा। मेरे घर में एक डॉग है, जीनी नाम है उसका, और मेरा उसका संवाद बड़ा बहुत ही पर्सनल होता है। मुझे पूरा यकीन है कि जीनी एक दिन रात को हिंदी में कुछ बोलेगी कि आज शूटिंग कैसी रही तुम्हारी, क्योंकि सब समझाती है मुझे। तो मैं शेर को भी मैंने करते हुए मुझे लगा जीनी शेर होती तो मैं कैसा संवाद करता। तो मैंने उसी जीनी की तरह ही शेर को उसका नाम लेके पुकारता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब देगा। जवाब देता है या नहीं वो फिल्म में पता चलेगा। अच्छा दादा, जब पंकज त्रिपाठी सेट पे होते हैं तो जो बाकी के एक्टर्स हैं कहीं ना कहीं एक प्रेशर में रहते हैं, परफॉर्मेंस वाइज या किसी और वाइज? किस तरह का माहौल तब रहता है? बिकॉज ये कमाल के परफॉर्मर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं उस वाइज आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इस फिल्म में तो नहीं, क्योंकि इस फिल्म में बाकी जो 2 परफॉर्मर्स है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तगड़े हैं। मतलब नीरज कभी तो एक्टिंग सिखाते भी है, वर्कशॉप्स लेते हैं। शाइनी भी बहुत मजी हुई अभिनेत्री है। तो इस फिल्म में तो ऐसा मैंने कुछ फेस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, पंकज त्रिपाठी एक्टिंग तो करते ही नहीं है। तो ये जो एक बड़ा एक्टर हमारे सेट में है, ये फीलिंग होता ही नहीं है। लगता है गंगाराम बैठा हुआ है जंगल में। तो वो मतलब जो किरदार में इतना घुस जाए तो बाकी एक्टरों को ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टार जिसका एक मतलब प्रेजेंस है, जिसके लिए आपको इंटिमिडेट होना है, ऐसा कुछ होने का वो अलाउ ही नहीं करते। क्योंकि ऐसा होना एक्चुअली एक्टिंग के लिए हानिकारक है, मतलब आपके को एक्टर के लिए हानिकारक है। और पंकज जी का मैंने देखा है, बहुत कम एक्टरों में देखा है, वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस करके मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो सीन बेहतर हो सकता है। तो उनका जो नज़रिया है वो होलिस्टिक है, पूरे फिल्म को कवर करते हुए, पूरा नैरेटिव को कवर करते हुए। एंड दैट इनटूज अदर एक्टर्स टू। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एक जैमिंग जैसे कहते हुआ है बिटवीन पंकज जी एंड नीरज जी। जो थिएटर के शौकीन हैं उनको वेटिंग फॉर गोडो भी याद आ सकता है बहुत सारी जगहों पे। इन लोगों को याद आया, ये दोनों थिएटर से है तो दोनों बोल रहे थे, एंड आई टोटली एग्री। ये वैसे कॉन्शियसली किया नहीं है, पर वो सेंस और वो जो सर्कमस्टांस और जो सेटिंग है उसमें आ जाता है। अच्छा सर, कुछ एक इसमें
कुछ लगा कि कुछ मुश्किल था या कुछ, क्योंकि इसमें बाघ भी इन्वॉल्व है, कुछ एक लगा कि कुछ चीज़ें जो वीएफएक्स के जो आप एनिमल के साथ शूट नहीं कर सकते, तो उसमें अनुमान लगा के करना पड़ता है कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा, उसकी पोजीशनिंग ऐसी होगी, वो है नहीं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि अभिनय जो है ना, वहाँ एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ता नहीं है। अगर 3 एक्टर हैं सीन में ना, तो हम तीनों का काम है इस सीन को करेक्ट वे में ऑडियंस तक डिलीवर करना, दर्शक तक पहुंचाना। मैं खा जाऊंगा, तुम खा जाओगे, मैं बड़ा हूं, तुम दहशत में रहोगे, या तुमसे लाइन त्रुटि हो गई, तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि पहले सीन होने के बाद वो एक्टर बोला कि सर आपने इतना सहज कर दिया था ना, मेरे लाइफ का पहला शॉट था, पहली शूटिंग थी आज, आपके साथ में घर से नर्वस होकर चला था, आप जिस तरीके से आए और किए, सीन मालूम ही नहीं चला। मैं जान के नहीं करता हूँ कि मैं सामने वाले एक्टर को कंफर्टेबल करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वो खेल है जिसमें दोनों प्लेयर मिल के बनाते हैं। इसमें मैं अकेला छाऊंगा तो सीन बर्बाद हो जाएगा, इसमें हम तीनों छाएंगे, और तीनों तब छाएंगे जब हम सही तरीके से खेलें खेल को। तो मेरे लिए पहले दिन कोई हायरार्की एक्टिंग में मायने नहीं रखती है। मेरे सामने एकदम नया एक्टर हो, एकदम अनुभवी एक्टर हो, कितने बड़े, मैं दोनों को उतना ही आदर देता हूँ, सीनियर को भी और जो नया लड़का है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ कि शायद आज पहला दिन है, क्योंकि दोनों मिल के कहानी बड़े पर्पस में लगे हुए हैं। मेरा देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी का डिलीवर होना इम्पोर्टेंट है, तो उस पर फोकस करता हूँ। इसलिए मेरे सेट पे आप किसी भी एक्टर से सवाल करोगे ना, वो बोलेगा कि वो नहीं जी, वो तो आदमी, लेकिन वो जान के मैं नहीं करता हूँ, अच्छा बनने के लिए नहीं, वो बुनावट वैसी है, वो बुनावट वैसी है। वो हमें लग गया, क्योंकि आज अभी जब हम ऑडियो टेस्ट कर रहे थे तो आपने खुद ही देख लिया कि हाँ ऑडियो वहाँ से आ रहा है, वो वाले भैया ने हाँ कर दिया और ये वाले भैया, तो अभी मैं सोफा हटा रहा था तो गिरी जी बोले अरे रेमल बोले, मैं बोला मैं खुद अपना जगह बनाया हूँ। आप खुद ही जो है सोफा हटा के मैं बोला फोटो का स्पेस बना तो मैं सटायरिकल वे में बोला कि मैं अपनी जगह खुद बनाया हूँ, घसका के इधर उधर से। तो सर इसीलिए सबकी आंखों में चमक आ जाती है ना कि पंकज त्रिपाठी से हमें मिलने का मौका मिल रहा है, या पंकज त्रिपाठी से हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये क्योंकि गांव का किरदार, देसी किरदार है, और आपकी जो पृष्ठभूमि वही रही, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ इसमें पुट दिखता है, या उसका कुछ इसमें आपको फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे ना कि हाउ टू लिव इन अ विलेज, तो मुझे प्रिपरेशन के लिए वीडियो देखना नहीं होगा या बुक नहीं पढ़ना होगा, लाइफ ऑफ अ विलेजर्स। तो मैं आधी ज़िंदगी मेरी गांव में गुजरी है और आधी ज़िंदगी महानगरों में गुजरी है। गांव में था तो पता नहीं था कि ये ना आम, बबूल, पीपल, नीम का क्या महत्व है, हरियाली का, नदी का, जंगल का, पानी का। जब मुंबई कंक्रीट के जंगल में गए तो पता चला कि यार हम जहाँ रहते थे वो जगह तो स्वर्ग थी। तो इस कहानी का कीमत ज़्यादा समझ में आया। तो ये एक जर्नी था एक्चुअली। स्क्रिप्ट जब शुरू हुआ तो एकदम अर्बन एक बंदे ने लिखा था स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसका नाम है सृजित मुखर्जी, जो ये हैं, जो हम हैं। लेकिन ये तो हो गया ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ये तो हो गए इंग्लिश में, फर्स्ट ड्राफ्ट इंग्लिश में लिखा था, डायलॉग्स हो गए। लेकिन इसमें शहर की बू थी, उसको हटाना था, उसको गांव में ले जाना था, उसको वहाँ पे लोकेट करना था, उसके लोकल नुआंसेस ऐड करने थे, लोकल कल्चरल टचेस ऐड करने थे, और फिर डायलॉग्स को एक्चुअली मुंह बोला डायलॉग जैसा होता है वैसा करना था। तो वहाँ पे पहले आए सुदीप निगम जी, उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेट किया, लेकिन पीलीभीत के लोकल डायलेक्ट में किया, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया समझने के लिए। तो हमने थोड़ा इसको थोड़ा आसान करते हैं। फिर अतुल कुमार राय, जो बहुत ही एक अपकमिंग, एक यंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग एक राइटर है, उन्होंने ज्वाइन किया हमारा टीम, राइटिंग टीम। तो उन्होंने अपने तरीके से डायलॉग्स को संवारा, और फाइनल जो जिसके हाथ में हमने दे दिया, लीजिए अभी अब गंगाराम आपका हुआ। तो ये गंगाराम को लेके, सारे संवाद को लेके, इसको जैसे आप बोल रहे थे, इनका जो ओरिजिनल जगह है उसकी खुशबू उसमें डाल के एकदम प्रेजेंट करने का श्रेय तो एकदम पंकज जी को। अच्छा, आखिरी में इसके लिए तो YouTube वीडियो आपको नहीं देखना पड़ा, बहुत लंबी कहानी है, तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुंबई आके आपसे मैं वो चाहूँगा कि वो डिस्कस हो ज़रूर। लेकिन जब वो आपने कौन से कालीन भैया बोले थे? चिरोकालीन। तो चिरोकालीन भैया के लिए कौन से वीडियो देखने पड़ते हैं? चिरोकालीन भैया समकालीन भैया भी हैं। नहीं, कुछ नहीं देखने पड़ते हैं वीडियो, वो भी मैं पूर्वांचल के
लोगों को जानता हूँ, ऐसे भारी भरकम लोगों को देखा हूँ, तो मुझे इनफैक्ट अपने किसी भी रिसर्च और होमवर्क के लिए वीडियो देखने नहीं पड़ते हैं। हाँ, मैं पत्रकारिता का हेल्प ज़रूर लेता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं लेख, कुछ किताबें पढ़ी हैं, उनका लेता हूँ। मैं वीडियो रेफरेंस और गूगल सर्च नहीं करता हूँ। मेरे पास कालीन भैया और गंगाराम जैसे अनुभव या किस्से कहानियाँ बहुत पढ़ा है, सुना है, कुछ बहुत देखा भी है, तो उनसे काम हो जाता है। तो आप शूटिंग शुरू करने वाले हैं मिर्ज़ापुर 3 की? ना, अभी टाइम है थोड़े दिन। कुछ आज पढ़ रहा था मैं कि खूब हाँ, ट्रेंड अभी थोड़ा खूब समय है। ट्रेंड हो रही थी खबर। तो भैया अभी समय है उसके लिए, अभी फ़िलहाल समय है शेरदिल का, तो शेरदिल देखते हैं 24 जून और उम्मीद करते हैं कि शानदार जाएगी इनकी हर फिल्म की तरह, और अच्छा सिनेमा जो है हमें देखने को फिर से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया।